हेलो क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद रिटेन अर्निंग। ठीक है, आज हम लोग रिटेन अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को याद होगा हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट किया था। ओके, सो इन दैट आई थिंक सो यू डोंट हैव एनी डाउट। ठीक है, सो आज हम लोग जो कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का ओन्ड कैपिटल के कैटेगरी के अंदर ही आता है। अगर आप लोगों को वो इनिशियल ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके अंदर एक जो डायग्राम दिया था ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल में तो ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर आते हैं, और दूसरा जो आता है, तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो है रिटेन अर्निंग। ठीक है, सो रिटेन अर्निंग क्या है, हमारा ओन्ड कैपिटल के कैटेगरी के अंदर ही आने वाला कंसेप्ट है। सो इक्विटी शेयर हमने कर लिया है, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंस शेयर्स हमने देखा, फीचर्स उसके देखे और टाइप्स भी देख लिए प्रेफरेंस शेयर्स के, और जो तीसरा कंसेप्ट है वो है हमारा रिटेन अर्निंग। तो ये जो शुरुआत के 3 चीज़ें हमने पढ़ी है, ये जो थर्ड वाला है आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो ओन्ड कैपिटल के कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। जो सोर्स ऑफ कैपिटल है ना उसके अंदर एक कैटेगरी जो ओन्ड कैपिटल, ये तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो होगा हमारा बोरोड कैपिटल। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशंस इन अर्निंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसके अंदर जो उनका अर्निंग्स होता है डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, डिपेंड अपॉन द वेरियस एक्टिविटीज़ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कर रही है। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। कभी कभी मैनेजमेंट को ये भी करना चाहिए कि जब प्रॉफिट उनका अच्छा हो, ठीक है, और बिज़नेस उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो उस जो अच्छे प्रॉफिट है उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर वो एक ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में जब कभी भी कैपिटल की ज़रूरत हो तो वहाँ से वो पैसा उठा के वो लोग बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमॉन्ग द शेयर होल्डर। जो वाकई में एक सही कंपनी होती है, एक वाइज डिसीजन लेने वाली कंपनी होती है, जो मैनेजमेंट एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है, वो कभी ये नहीं करता कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो हमेशा जो एक सही कंपनी होती है दे ऑल कीप some part of the profit they keep aside and rest of the profit they distribute to all the people in the form of dividend and interest. Okay, so ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब कभी भी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। our part of profit is retained by the company in the form of reserve fund। तो ये जो part of profit है ना वो कंपनी हटा लेती है, निकाल लेती है, और वो एक स्पेसिफिक जगह पे रखती है जिसको वो लोग रिजर्व फंड बोलते हैं। दिस रिजर्व्स आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। और ये जो रिजर्व्स होते हैं ना इसके अंदर कंपनी ने इसे बचाया हुआ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। जो प्रॉफिट होता है ना हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से छोटा छोटा अमाउंट निकाल के वो ऐसे ही रिजर्व्स में वो लोग डालते चले जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इसमें अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। द सम ऑफ द टोटल रिटेन अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। ओवर द ईयर्स जो भी होता है वो एक्यूमुलेट होते जाता है, यानी जमा होते जाता है। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस rather than distributed इज एज अ डिविडेंड। अभी ये जो पैसा है जो रिटेन अर्निंग है ये एक तरीके का प्रॉफिट है कंपनी का। ठीक है, सो ये जो पैसा है ये एक तरीके का प्रॉफिट है कंपनी का। तो इस पैसे को इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी क्या करती है, वो अपने बिजनेस में लगा देती है। वो इन्वेस्टर को नहीं देती है बल्कि बिजनेस में लगाने का काम करती है। तो इससे पता है क्या हो जाता है, वो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना जब वो बिज़नेस में कंपनी लगा देती है तो प्रॉफिट से वो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ठीक है, आप लोग को याद होगा पहले भी मैंने ये चीज़ें बताई है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ये क्या है, रिटर्न अर्निंग में जो पैसा जमा है वो कहाँ का है, प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट से निकाला हुआ पैसा है। और ये कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कंपनी ने क्या किया, हटा साइड में निकाल के रखा सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और उसको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब अच्छा खासा पैसा हो गया तो कंपनी ने उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। इसके वजह से वो जो बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए इसको बोल सकते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। दिस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस rather than डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। तो ये जो प्रोसेस और ये जो पूरा एक्टिविटी होता है कि प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग निकालेंगे, रिजर्व के अंदर डालेंगे, और जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अच्छा पैसा होगा तो हम लोग उसको बिजनेस के एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करेंगे। तो इन सारी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। In simple word, a part of net profit which is not distributed to the shareholders as a dividend is retained by the company in the form of reserve। अभी यहाँ पर एक वर्ड है देखो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आता है? दो चीज़ होती है ना, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। तो आप लोग अकाउंट्स करते हो तो आप लोगों को पता है कि ग्रॉस क्या रहता है और नेट का भी निकलता है। तो जो नेट होता है वो एक प्योर प्रॉफिट होता है जो कि सिर्फ शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उस नेट प्रॉफिट में कंपनी ने सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया और उसको रिजर्व फंड के अंदर डाल दिया। कंपनी कन्वर्ट इट्स रिजर्व्स इनटू अ बोनस शेयर कैपिटल। कंपनी ने क्या किया, पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में री इन्वेस्ट करने से, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने से उससे कंपनी का क्या हो गया, जो कंपनी का कैपिटल हुआ वो कंपनी का कैपिटल उतने पैसे से बढ़ गया। तो कंपनी ने उस जो बढ़े हुए कैपिटल, मतलब जो रिटेन अर्निंग को जब उन्होंने कैपिटल में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली उनका जो कैपिटल था उतने पैसे से बढ़ जाएगा जितना पैसा उन्होंने रिजर्व से उठाकर यूज़ किया। तो उस जो बढ़े हुए पैसे का जो कैपिटल में उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, उस पैसे से वो क्या करेंगे, सारे इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देने का काम करेंगे। और ये जो बोनस शेयर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्योंकि इसका जो कैपिटल ऑलरेडी पेड अप है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग टू द पीपल। सो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीपेड हो जाती है। तो सारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं उनको क्या मिल जाता है, बोनस शेयर मिल जाता है। कंपनी पैसा कन्वर्ट कर देती है प्रॉफिट से कैपिटल में, तो उनका कैपिटल भी बढ़ जाता है और वो चीज़ें इजीली स्मूथर फंक्शनिंग के लिए बिजनेस में हेल्पफुल हो जाती हैं। तो ये बहुत सही कंसेप्ट है अगर हम बात करें कंपनी के लिए। तो कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू द बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज अ प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया ना, जैसे प्रॉफिट को, डिविडेंड को, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यानी कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना, इट्स कॉल्ड प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। बोनस शेयर क्या किया हमने, सारे इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया, और वो जो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया है बोनस शेयर वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी प्रीपेड है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने सेव किया है। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू द परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग द बोनस शेयर। वो जो कंपनी ने रिटेन अर्निंग का पैसा वो डायरेक्टली कैपिटल में कन्वर्ट कर देने का मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल में हो गया। और जो कैपिटल होता है वो तो आपको पता है कि कंपनी के साथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वो पैसा बना रहता है, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पैसा अब कंपनी के पास ही रहेगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये क्या एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और एक अच्छा सोर्स है ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द कंपनी। इट इज़ सिंपल एंड द चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। और ये जो प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ना, या फिर रिटेन अर्निंग है ना, ये एक सिंपलेस्ट मेथड है और चीपेस्ट मेथड है जहाँ पर फाइनेंस रेज कर सकती है कंपनी। इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कंपनीज, इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या है, एक तरीके का है जहाँ पर कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है, और एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहाँ पर कंपनी को पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, उतना मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आता रिलेटेड टू द फाइनेंस। ओके, अभी यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग चीज़ें हम लोग देखते हैं। 4 पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहला है टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर इज़ एन एम्पल ऑफ प्रॉफिट, एम्पल ऑफ प्रॉफिट यानी कि क्या, अच्छा खासा प्रॉफिट है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी क्या कर सकती है, सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैन बी केप्ट असाइड एंड इट कैन बी सेव्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, मोर द अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर। ज़्यादा अर्निंग हुआ तो ज़्यादा सेव करेगी, कम अर्निंग हुआ तो कम सेव करेगी। यानी जो टोटल अर्निंग का जो कंसेप्ट है ना, प्योरली प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो अच्छा पैसा सेव होगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम पैसा सेव होगा, बट पैसा डेफिनेटली सेव होना ही होना है। सो मोर अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि एटीट्यूड क्या है मैनेजमेंट का। वो बहुत एग्रेसिव नेचर है तो ज़्यादा प्रॉफिट सेव करेंगे, कंजर्वेटिव नेचर है तो कम प्रॉफिट सेव करेंगे। वो किस तरीके से अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं और उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो जो मैनेजमेंट का जो एक तरीके का लीडरशिप है वो बिज़नेस के एक्टिविटीज़ में और उसके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है। तो अपना अपना मैनेजमेंट स्किल्स है और लोग अपनी अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंगली देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टैक्सेशन पॉलिसी की। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेड। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी जब नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं कि टैक्सेबल जो प्रॉफिट था वो भी आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जितना टैक्सेबल प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने जो गवर्नमेंट को पे किया है टैक्सेस वगैरह, वो भी समटाइम्स ये है कि ये बताते हैं कि आप कितना सेव कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी वो हर साल कहीं ना कहीं, अगर हम कॉर्पोरेट से रिलेटेड बात करें तो चेंज होती रहती है। ठीक है, कहीं कुछ साल में कंपनी को लिबर्टी मिलती है तो कहीं कुछ साल में स्ट्रिक्टनेस होता है रिलेटेड टू द टैक्स। तो जो टैक्सेशन सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है कि कितना कंपनी रिटेन अर्निंग में डाल सकती है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक है, ये बताता है कि कितना आप सेव कर सकते हो। इफ़ द टैक्सेस लिविड आर एट हाई रेट, कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अगर टैक्स रेट काफ़ी हाई है, इनका स्लैब ज़्यादा रखा है, तो ये बताता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएगा। और अगर टैक्स के जो स्लैब्स अगर थोड़े वो लीनियंट है और थोड़े कम हैं, तो उस केस में कैटेगरी में हम बोल सकते हैं कि कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि हम थोड़ा ज़्यादा पैसे सेव करें। ऑटोमेटिकली ये कंपनी के बेनिफिट के लिए ही है, बट जो टैक्सेशन पॉलिसी है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, तो वो तो अलग ही है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है एवरी ईयर। फिर बात हम करते हैं डिविडेंड पॉलिसी की। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिविडेंड पॉलिसी बनी होती है। उस डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही कंपनियां क्या करती है, अपने सारे इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या जो भी अदर इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनको पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिवेंचर एंड ऑल, तो इंटरेस्ट उनको पे करने का काम करते हैं। तो हर एक चीज़ से रिलेटेड एक पॉलिसी होती है, जैसे डिविडेंड पॉलिसी फॉर इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये पॉलिसी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट to the shareholders of the company. A conservative dividend policy is needed for having a good accumulation of profit. मैनेजमेंट और डिविडेंड पॉलिसी क्या बोल रही है, अगर कंजर्वेटिव नेचर है, मैनेजमेंट अगर कंजर्वेटिव नेचर है, तो वो पॉलिसी जो बनाएंगे ऑब्वियसली वो कंजर्वेटिव ही होगा। कंजर्वेटिव मतलब क्या, कंजूस कैटेगरी, यानी जितना प्रॉफिट हो उतना ज़्यादा पैसा सेव कर लो और कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मैनेजमेंट सेव करना चाहेगा और कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट दिस पॉलिसी अफेक्ट द शेयर होल्डर एज अ गेट डिविडेंड एट ए लोअर रेट। और इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है उसके जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन ऑफ इन्वेस्टर्स है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। और फिर वो इन्वेस्टर नहीं सोचता है कि हम कंपनी के साथ रहें, क्योंकि डिविडेंड ही कम मिल रहा है। कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, ऐसी बात नहीं है, बट डिविडेंड अगर कम मिल रहा है, इन द रिटर्न अगर कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं सोचेंगे कि हम ज़्यादातर लॉन्ग टाइम में इस कंपनी के साथ रहे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो कि मैनेजमेंट को टैकल करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल का। तो आप लोगों को पता है सेबी है, फिर उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज है, फिर NCLT है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट अथॉरिटीज़ सेटअप करके रखी हुई है जो कंपनी के मॉनिटर करते हैं उनके फंक्शंस को रिलेटेड। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट इज़ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मॉनिटर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, गाइडलाइन प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, वो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है।
Its policies, rules and regulations ensures that the companies work as per its regulation. तो पॉलिसीज़ है, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगा कि जितनी भी कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करें। कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। और कंपनी को जो अपनी पॉलिसी बनानी है वो सारी की सारी पॉलिसी बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए एज़ पर दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है उसको फॉलो करते हुए, उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनको ये चाहिए कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए ताकि फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो फिर उनको वीकेंड से वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज के रिलेटेड कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, डिलिस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उनको फ़ाइन पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हिसाब से आप अपनी पॉलिसी बनाइए, कंपनी की पॉलिसी बनानी चाहिए और अकॉर्डिंगली फंक्शन करनी चाहिए। सो these are the four determinants that is very important related to the company and its saving। जैसे कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, जितना अर्निंग होगा उतना ज़्यादा सेविंग। टैक्सेशन पॉलिसी जितना लो होगा उतना ज़्यादा सेविंग। डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव होगी तो कम ज़्यादा सेविंग करोगे, और कम डिविडेंड दोगे तो प्रॉब्लम अलग है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कंट्रोल करने की, उससे रिलेटेड आप पॉलिसी बनाओगे तो जितना कम कंट्रोल है उतना ज़्यादा सेविंग करोगे। और तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड टू द कंपनी, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं जो एक्टिविटीज़ है रिटेन अर्निंग की, मैनेजमेंट की, उसके ऊपर। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो हमारा ये जो कंसेप्ट है रिटेन अर्निंग का, ये आप लोगों को समझ में आया रहेगा, ये आप लोगों को दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है रिटेन अर्निंग मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, और शॉर्ट नोट में आएगा फॉर 5 मार्क्स। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट रिटेन अर्निंग में एंड द 4 डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू द रिटेन अर्निंग। सो फॉर 5 मार्क्स आंसर इन ए शॉर्ट नोट, दिस क्वेश्चन विल बी देयर, क्योंकि पहले भी आ चुका है। सो आई एम वेरी मच श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू करिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वी विल स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। ओके, थैंक यू।